100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आचलन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक जेसीबी मशीन और कई दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर हंगामा किया। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसके हाथ जो लगा उसने फूंक दिया। बीएसएनएल के जनरेटर, नगर परिषद के ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों में आगजनी की। मूर्ति विसर्जन को लेकर आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद भीड़ का गुस्सा फूटा और उसने विसर्जन के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया तो पुलिस के जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। पहले भीड़ को पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग तक की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हंगामा थमते ना देख पुलिस ने और सख्त तेवर अख्तियार कर लिया और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो भी हाथ लगा उसकी शामत आ गई। पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा। पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से हुई ताजा फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग घायल हुए। पाकिस्तान ने सीमा पार से अरनिया के काकू दिकोठे गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे। फायरिंग में जो 5 लोग मारे गए हैं उनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से देर रात से सुबह तक फायरिंग होती रही। घायल लोगों को पहले अरनिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें जम्मू भेजा गया। पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए लोगों में से कई महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना है। अर्निया में पाकिस्तान फायरिंग में घायल हुए लोगों को यहां पर भर्ती कराया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में लोगों की मौत के बाद काकू दिकोठे गांव में मातम पसरा हुआ है। अपनों की मौत की खबर सुनते ही घर घर में रोना धोना शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है। सीमा पार से होने वाली इस फायरिंग से ग्रामीण दहशत में है। अरनिया सेक्टर के काकू दिकोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। दीवारों पर मोर्टार और गोलियों के दागे जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। अरनिया में सीमा पार से हुई फायरिंग में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मोर्टार हमले में कई ट्रकों, बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ अरनिया में लोगों का काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फायरिंग अरनिया बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ अरनिया में लोगों का काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फायरिंग अरनिया पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। कल मेंढर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई तो इससे पहले पुंछ के सब्जियां सेक्टर के साथ साथ आरएसपुरा के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार से फायरिंग करने से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में अब जमाना बदल गया है, इसलिए पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल। पाकिस्तान से इस फायर उल्लंघन पर कांग्रेस ने वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, आखिर 56 इंच की छाती वाला अब कहां है? पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बकरीद पर जब तोहफे की उम्मीद रहती है, पाकिस्तानी गोलियां बरसती। फायरिंग का असर वाघा बॉर्डर पर भी दिखा। बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को न तो मिठाई दी और न ही मिठाई ली। वहां से त्योहारों पर एक दूसरे को मिठाई देने की परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक की एक बड़ी साजिश नाकाम भी हुई है। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। 5-6 अक्टूबर की देर रात ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे, लेकिन सीमा पर मुस्तैद जवानों ने इन्हें ढेर कर दिया। इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए।
जम्मू कश्मीर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने भद्रवाह से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स, गोली कारतूस, AK-47 की मैगजीन समेत कई हथियार बरामद किए। भद्रवाह से जो हथियारों का जखीरा मिला है उसमें कई अत्याधुनिक असलहे हैं, साथ ही वायरलेस सेट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाला इलाके में छिपाकर रखे हुए थे। इंडिया गेट से गायब दिल्ली की जानवी मिल गई है। जनकपुरी के नांगल राय कॉलोनी से जानवी मिली है। 8 दिन पहले जानवी इंडिया गेट से अचानक से लापता हो गई। जानवी को अगवा करने वालों ने उसका सिर मुंडवा दिया था ताकि जानवी की पहचान ना की जा सके। जानवी जब खोई थी तो उसके सिर पर खूबसूरत बाल थे, लेकिन वो मिली तो उसके सिर पर अब बाल नहीं है। जानवी की तलाश के लिए पूरी दिल्ली में मुहिम चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने पता बताने वाले को 50,000 के नाम का ऐलान भी किया था। जानवी के लिए दिल्ली में लोग सड़क पर उतरे थे। सही सलामत वापसी के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान चला। जानवी के लौटते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जानवी के घर के बाहर जमा होकर जश्न मनाते दिखे। जानवी के माता पिता भी बेटी के मिलने पर बेहद खुश थे। बेटी को खोज निकालने के लिए उन्होंने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया कहा। जानवी के खो जाने के बाद मीडिया ने इस खबर को जबरदस्त तरीके से उठाया। जानवी के मिलने के बाद घर के बाहर जमा लोगों ने जानवी के मिलने पर पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा किया। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक नंगला राय कॉलोनी में एक बच्ची के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है किसी शख्स ने बच्ची को यहां पर लाकर छोड़ दिया था। जानवी के गले में एक कागज की पट्टी टंगी हुई थी जिस पर उसके लापता होने की तारीख और मामा का नंबर लिखा हुआ था। एक राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को फोन कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक महिला शामिल हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है। जहां जानवी को छोड़ा गया था वहां CCTV कैमरा लगा है। पुलिस फुटेज खंगालने में लगी हुई है। हरियाणा के हिसार में जमकर गरजे नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने कहा कि हरियाणा में हर सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही यहां पर दुकानें चलाई हैं। अब इन दुकानों को बंद करने का समय आ गया है। PM मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि हुड्डा जी ने पहले ही हार मान ली है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी दामाद को जमीन की डील करा दी है। PM मोदी ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार कांग्रेस विरोधी सरकार है। PM मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जीतेंगे और जेल में शपथ लेंगे। मोदी ने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। मोदी ने कहा कि हरियाणा को पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा की मां और बहनों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि कोख में बेटियों की हत्या नहीं होने दूंगा। हरियाणा में 1000 लड़कों पर सिर्फ 870 लड़कियां हैं। मोदी ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही PM मोदी ने कहा कि हरियाणा का नौजवान हरियाणा की आन बान और शान है। हरियाणा के हिसार में PM मोदी खूब गरजे। PM मोदी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के पूर्ण बहुमत का उन्होंने भरोसा जताया। उन्होंने ये भी कहा मैं चुनाव प्रचार करने नहीं बल्कि आप लोगों को अग्रिम बधाई देने आया हूं। हिसार के बाद हरियाणा में भी मोदी की रैली की। यहां पर PM ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि मैं आपको बाहुबलियों से मुक्त करना चाहता हूं। वहीं पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई कम करने का दावा किया था। महंगाई कम हुई क्या? हुड्डा ने सीमा पर लगातार हो रहे सीजफायर के उल्लंघन पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? PM नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की बात कही हो, लेकिन शिवसेना निशाना साधने से नहीं चूक रही। पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। सामना में लिखा गया है कि सीटों के बंटवारे पर जब गठबंधन टूट रहा था उस समय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के प्रति PM मोदी का आदर भाव कहां खो गया था? दरअसल कल सांगली में PM मोदी ने कहा था कि बाल ठाकरे के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए वो शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और इसी पर शिवसेना ने पलटवार किया। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने महाराष्ट्र को लूटा है। ऐसा कहने के लिए PM नरेंद्र मोदी मुंबई आए। ये बताने के लिए PM अपना कीमती समय खर्च करें और कड़कती धूप में घूमें, ये उचित नहीं।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि कल परसों गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल मुंबई में किस उद्देश्य से आई थी। मुंबई के उद्योगपति गुजरात चले, ऐसा आनंदीबेन ने कहा। ये भी एक तरह से महाराष्ट्र की लूट ही है। सामना में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि राज्य की जनता बहुत ही समझदार है और उसे पता है कि असली लुटेरे और छिपे हुए लुटेरे कौन हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले कौन हैं, इसकी जानकारी उन्हें है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सामना में लिखा गया कि जिन्होंने सारी जिंदगी शिव छत्रपति की जयंती नहीं मनाई, आज छत्रपति के आशीर्वाद का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसा करना शुद्ध दिखावापन और महाराष्ट्र का अपमान है। शिवसेना की युवा इकाई के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन टूटने पर दुख जताया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आदित्य ने कहा कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन राजनीतिक नहीं पारिवारिक था। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के एक नेता पर खबरें प्लांट करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि पैसा जहां से मिले ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। गडकरी ने चुनावी रैली में कहा कि लक्ष्मी को कभी नहीं ना बोलना चाहिए। मतदाताओं से उन्होंने कहा कि जहां से जो मिले बटोर लेना, लेकिन बीजेपी को वोट देना मत भूलना। महाराष्ट्र के लोनावला में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। अमित शाह ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान से रोजगार के अवसर बढ़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रैली में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी कल नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभा नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में शाम 4 बजे होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी भी उतर सकती हैं। सूत्रों से खबर है प्रियंका सूबे में कुछ रैलियां कर सकती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि 9 अक्टूबर को हरियाणा में 3 जगहों पर उनकी रैलियां होंगी। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। पटना हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से हमें एक रिपोर्ट मिली है। भगदड़ कैसे हुई, इस बात की जांच की जा रही है। हमने राज्य सरकार को मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 8 दिन का वक्त दिया है। पटना में रावण दहन के बाद हुई भगदड़ में घायल लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, लेकिन सूबे के मुखिया जब अस्पताल पहुंचे तो एचओडी समेत कई डॉक्टर यहां पर नदारद मिले। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी ने ही बताया कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इन मरीजों को दवाई तक नहीं मिल रही है। केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली एम्स हॉस्पिटल से आज डिस्चार्ज हो गए। सर्जरी के बाद वो एम्स में ही भर्ती थे। उनके डिस्चार्ज के वक्त स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन यहां पर मौजूद थे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार विदेशी दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिन वायदों के भरोसे सत्ता में आई, अब वो भूल गए हैं। वहीं बकरीद के मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 260 मदरसों को सरकार अनुदान देगी, जिसके लिए मंजूरी भी दे दी गई। हरियाणा के करनाल में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। इस कार्यक्रम में सभी दलों के उम्मीदवार आए थे, जिनके बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जैसे ही बोलने लगे, उनके विरोधी उन्हें बाहरी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद खट्टर समर्थक नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़ गए। बंगाल के वर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अलकायदा से जुड़ते दिख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि धमाके में शामिल लोग अलकायदा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। जिस मकान में धमाका हुआ था, वहां से अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहरी और आईएम के अधजले पर्चे भी मिले हैं। ये धमाके टीएमसी नेता के दफ्तर में ही हुए थे। पहले सिलेंडर ब्लास्ट की ये खबर आई थी। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नाचने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अफसरों को नोटिस भेजा गया है। ये दोनों रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान अमिताभ के साथ नाचते दिखे थे। रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमके राउत और सीएम के ओएसडी विक्रम सिसोदिया ने अमिताभ के साथ डांस किया था। इस पर दोनों को ही नोटिस भेज दिया गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस मौके पर एयरफोर्स के कई विमान भी शामिल किए गए। वहीं हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी किया। एयर शो देखने के लिए सैकड़ों लोग यहां पर जुटे। एयरफोर्स डे के दिन एयर शो का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत मास्टर ब्लास्ट की गई। वहीं हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी किया। एयर शो देखने के लिए सैकड़ों लोग यहां पर जुटे। एयरफोर्स डे के दिन एयर शो का आयोजन किया जाएगा।
पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मिशन क्लीन इंडिया के लिए झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। सचिन ने अपने दोस्तों के साथ सड़क के पास सफाई की। सचिन ने सोशल साइट्स पर ये वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सचिन अपने दोस्तों के साथ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन को खुद पीएम ने सफाई अभियान से जोड़ा। असम में गुवाहाटी शिलोंग नेशनल हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 गाड़ियां मलबे में दब गईं। मलबे के चलते नेशनल हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। दिल्ली के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लखनऊ मेल के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि डिब्बे पटरी से उतरने से किसी को भी नुकसान नहीं।